अपराधियों से निपटना हो तो क्या देश भर में योगी मॉडल ही सबसे हिट है। फिर चाहे बुलडोजर से अपराधियों के मन में दहशत भरना हो या फिर गोली का जवाब गोली से देकर उन्हें यमराज के घर तक पहुंचाना। देश के दो बड़े राज्यों यूपी बिहार में इस समय फिर इसी योगी मॉडल की गूंज है। यूपी में अवैध धर्मांतरण के व्हाइट हाउस को आज मिट्टी में मिला दिया गया, तो बिहार में खेमका मर्डर केस में वेपन सप्लायर पुलिस की गोलियों से ढेर हो गया। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की महलनुमा इस कोठी पर सुबह सुबह बाबा का बुलडोजर गरजा। सफेद रंग की ये आलीशान कोठी मिट्टी में मिल गई, जो जलालुद्दीन के धर्मांतरण का सबसे बड़ा रैकेट चला रहा था। जो जलालुद्दीन धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों की जाति देखकर रेट फिक्स करता था, उसके इस व्हाइट हाउस जैसे अड्डे पर बाबा के साथ बुलडोजर पहुंचे और अवैध धर्मांतरण के मेन सेंटर को समतल कर दिया। आप किस तरीके से लगातार यहाँ पे चारों तरफ बुलडोजर जो है वो लगे हुए हैं और आधे हिस्से को लगभग गिरा दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि देर शाम तक जो है पूरी तरह से जो अवैध निर्माण है उसको बुलडोज किया जाएगा। जहां तक सवाल है कि क्या ये अवैध है, दरअसल राजस्व विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की थी। जांच के बाद बकायदा यहाँ पे रेड जो क्रॉस निशान होते हैं वो लगाए गए थे। कोर्ट प्रशासन जो है वो मजिस्ट्रेट के पास गई, वहां से बकायदा ऑर्डर लिया, उसकी कॉपी चिपकाई गई थी यहाँ पर, और उसके बाद आज जो प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचा और 7 बुलडोजर लगाकर अब इसे बुलडोज करने की कवायद की जा रही है। अवैध धर्मांतरण का व्हाइट हाउस मटियामेट हुआ तो सीएम योगी ने भी रिएक्ट किया और ऐलान कर दिया कि जलालुद्दीन और उसके गैंग को ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सीएम योगी ने लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है। अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं, कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन का अड्डा मटियामेट हुआ तो सपा की ओर से रिएक्शन आया। सपा ने सरकार की बुलडोजर नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल है कि धर्मांतरण गैंग का सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक खास समुदाय से, तो क्या वोट बैंक के चक्कर में ही सपा इस बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि किसी ने अगर कानून तोड़ा है तो कानून तोड़ा है तो उसकी सजा माननीय न्यायालय देगी, और निश्चित रूप से धर्मांतरण को लेकर कानून है और बिना भेदभाव के उस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। जो भी आरोपी हैं उनको न्यायालय के दायरे में लाकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है घरों को लेकर कि किसी पे दोष भी साबित हो जाए, कोई अपराधी भी हो, तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता बिना लीगल प्रोसीडिंग के। तो जो सरकार की नीतियां हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस बात को लेके कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन वो सेलेक्टिव है, वो बिना नोटिस के चलता है, तो आज भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अखिलेश की पार्टी जिस जलालुद्दीन के धर्मांतरण के अड्डे के जमींदोज होने पर सवाल उठा रही, वो शायद ये भूल रही कि इसी जलालुद्दीन ने धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रखा था। उसमें सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियां ही नहीं, अखिलेश की पीढ़ी यानी पिछड़ा और दलित समाज की लड़कियां भी शामिल थी। जलालुद्दीन ने धर्मांतरण के लिए अलग अलग जाति की लड़कियों को लाने के लिए अलग अलग रेट तक फिक्स कर रखे थे। ब्राह्मण सरदार और क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। अन्य जाति की लड़कियों को लाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। जलालुद्दीन की घिनौनी साजिश का पर्दाफाश हुआ तो उसको लेकर कई सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे। बुलडोजर एक्शन के दौरान जलालुद्दीन के सीक्रेट अड्डे से शादी की एक एल्बम मिली जिसमें कई सारी तस्वीरें हैं। पुलिस जांच कर रही है कि यह किसकी फोटो है। इस बीच यूपी एटीएस सूत्रों का दावा है कि जलालुद्दीन के गिरोह का नेटवर्क यूएई में भी है। एटीएस सूत्रों की माने तो इसके गिरोह के सदस्यों ने अलग अलग नाम से पासपोर्ट बनवा रखे हैं। एटीएस को शक है कि गिरोह के सदस्य खाड़ी देश के संगठनों के इशारे पर धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे।
अब योगी मॉडल की गूंज की दूसरी तस्वीर देखिए। बिहार में गोपाल खेमका हत्याकांड के लिए हथियार मुहैया कराने वाले विकास उर्फ राजा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, तो आरजेडी नेता मनोज झा इसे सत्य का एनकाउंटर बता रहे। उधर बीजेपी जेडीयू ने पलटवार करते हुए इसे बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दिया। एनकाउंटर में सत्य का भी एनकाउंटर होता है, वो पूरे तार क्यों नहीं पता चले, वो पूरी जो एक ट्रेल कहते हैं वो क्यों नहीं पता चला। हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, चूंकि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह रही है। मुझे बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं इसकी कोई चिंता नहीं है, टिप्पणी लायक नहीं समझता। बिहार करा रहा है, इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी को की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। ये बिल्कुल साफ संदेश है कि कहीं भी कोई घटना घटेगी, अपनी जिम्मेदारियों को बिहार पुलिस बखूबी समझते हुए जवाबदेह लोगों को पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। अब सवाल है कि यूपी से बिहार तक बुलडोजर और एनकाउंटर से न्याय हो रहा, तो मोदी योगी विरोधियों को दिक्कत क्यों हो रही? जब कानून का इकबाल बुलंद किया जा रहा, तो इसमें भी विपक्ष को सच्चाई की हत्या कैसे नजर आ रही? सवाल ये भी कि अवैध धर्मांतरण के सरगना का ठिकाना मिट्टी में मिला, तो विरोध क्या सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में हो रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शलम मणि, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शादाब चौहान जुड़ेंगे, एमआईएम के नेता। बादशाह आलम, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश कटियार, आपसे शुरू कर रहा हूं। पिछड़ी जाति की लड़कियों का रेट तय था, जिस पीडीए की आप बात कर रहे हैं, 10 से 12 लाख रुपए, और ऐसे आदमी के घर पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया, तो आप विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खास समुदाय वोट बैंक की चिंता है 27 की रेस है? राकेश जी नमस्कार। आपने दो बातें, आप अपने जो ओपनिंग जो आप कर रहे थे उसमें जो आरोप आपने बोला, आरोप नहीं है, जो आपकी बयान थे कि अलग अलग पासपोर्ट थे, कई पासपोर्ट थे, यूएई में भी उनका अड्डा है, सैकड़ों करोड़ रुपए उनके पास आए हैं, तो ये सब नाकामियां किसकी हैं राकेश जी? एक आदमी का पासपोर्ट अगर 2 या 3 बन जाए तो किसकी गलती से बना? ये भी तो प्रशासन का फेल्योर है, प्रशासन को काम करना चाहिए। हम किसी भी अपराध का समर्थन नहीं करते राकेश जी। हम ये मानते हैं कि भारत की कानून व्यवस्था बेहद मजबूत है। हाँ। इस व्यवस्था पे आम आदमी को भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। हाँ। बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, सबके लिए कानून समान है। यही हमारा भारतीय संविधान की मूल भावना है। हाँ। तो आप कानून के दायरे में रह के किसी को सजा दें, कड़ी से कानून कड़ी का सजा दायरा दें, कहां टूटा? इसमें किसी को अखिलेश कटियार, कानून का दायरा कहां टूटा? आपको कैसे लग गया कानून का दायरा टूटा है? लेकिन जलाल, नहीं रुकिए सर, रुकिए, आपने 1.5 मिनट बोला ना। दो जलालुद्दीन पर बुलडोजर चला, कानून का दायरा कैसे टूटा? करोड़ के फंड कहां से आ गए? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, जलालुद्दीन पर बुलडोजर चला, उसके अवैध निर्माण पर कानून का दायरा कहां टूटा? गाइडलाइन आप नहीं, अवैध फंडिंग कहां से आ गई? सरकार सोती रही, 3 पासपोर्ट बन गया, वो सब पूछिएगा। लेकिन वो सब सवाल पहले मेरे सवाल का जवाब देने के बाद, और मेरा सवाल यह है कि जलालुद्दीन पर बुलडोजर एक्शन, कानून का दायरा कहां टूटा? अखिलेश कटियार, 2-3 पासपोर्ट बन गए, कौन? मैं पूछ रहा हूं, जलालुद्दीन पर बुलडोजर एक्शन, कानून का दायरा कहां टूटा? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है? कि कानून के दायरे में रख के सजा दीजिए। तो मैं पूछ तो रहा हूं, कानून का दायरा कहां टूटा? अखिलेश कटियार, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानना। अरे मैं पूछ तो रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहां टूटी? समझाइए तो, कानून का दायरा कैसे टूटा? मैं देखो तो कितना अपडेट होकर आए हैं अखिलेश कटियार, या सिर्फ जलालुद्दीन है, नाम उसका जलालुद्दीन है, इसलिए उसका साथ देना है? नहीं, ये आपको लग सकता है, आप ये बात कह सकते हैं। हाँ। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता राकेश जी। ठीक, और हम किसी भी अपराध का समर्थन नहीं करते अखिलेश भाई। लेकिन आप ये बताइए कि 2-2 पासपोर्ट कैसे? नहीं, एक मिनट, मैं एक लाइन पर रहूंगा, सुनिए ना। अभी मैं पासपोर्ट पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। बार बार आप लोग कहते हैं समय नहीं मिला, मैं काउंटडाउन ऑन करके, यही विंडो रखिएगा, काउंटडाउन ऑन करके मैं आपको समय दे रहा हूं। और इस 30 सेकंड से 1 मिनट में सर आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जलालुद्दीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है
इसमें कानून का दायरा कहां टूटा है, कानून का उल्लंघन कैसे हुआ, मुझे ये समझाइएगा। मैं देखूंगा आप कितना अपडेट होकर आते हैं, बोलिए। आपने पूरा जो शुरुआत किया, चाहे जलालुद्दीन का मामला हो, चाहे खेमका के अपराधी की हत्या, हम ये मानते हैं कि जिस अपराधी की हत्या की गई उसे गिरफ्तार भी करना चाहिए। आप यहाँ पे जिन लोगों मेरा ये सवाल नहीं था, मैं फिर बीच में आ जाऊंगा। जिनके पास मेरा ये सवाल नहीं था अखिलेश कटियार जी, मेरा ये सवाल नहीं था। आप अपना सवाल बाद में करिए। नहीं, क्यों सवाल बाद में करूं? अरे गजब है, असफल है। मतलब मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आप बुलाते हैं, आपको पार्टी भेजती है कि जाइए डिबेट के शो में पार्टी का पक्ष रखिएगा, जो एंकर सवाल पूछेगा, जो एंकर सवाल पूछेगा उसका जवाब दीजिएगा पार्टी के लाइन के हिसाब से। आप कह रहे हैं सवाल बाद में पूछिएगा, ये सरकार की असफलता है। आप कह रहे हैं सवाल बाद में पूछिएगा अखिलेश कटियार, मैं सवाल पूछूंगा नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूं, जलालुद्दीन के ठिकाने पर बुलडोजर चला, इसमें कानून का दायरा कैसे टूटा, मुझे समझाइए, वरना मैं फिर डिटेल वाइज और डेट वाइज बताऊंगा कि कैसे कानून का पालन हुआ, यह भी बताऊंगा। और शलम मणि भी बैठे हुए हैं, बताइए पहले। मैं आपके राकेश जी, ये बात हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बयान है कि किसी भी अपराध के लिए कानून में सजा निहित है, ठीक, उसकी सजा ठीक माननीय कोर्ट के द्वारा दे, ठीक, कड़ी से कड़ी सजा दे, ठीक, उस सजा में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हम किसी भी मेरे भाई अपराधी को सजा के खिलाफ मैं बहुत प्रेम नहीं से है। आपसे पूछ रहा हूं, मैं बहुत प्रेम से आपसे पूछ रहा हूं और पिछले 5 मिनट से पूछ रहा हूं कि जलालुद्दीन पर बुलडोजर चला, उसके ठिकाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि चलाइए नहीं, लेकिन हाँ कानून के दायरे में कोई अपराधी है इसलिए उसका घर मत गिराइए, लेकिन अवैध निर्माण है तो उसके लिए गाइडलाइन है ना। मैं पूछ रहा हूं गाइडलाइन कहां से टूटी, अब मैं आपको बताता हूं, फिर चलो मणि तक पहुंचेंगे। मई 2025, अब सुन लीजिए, हो गया सर, 5 मिनट मैंने आप पर बर्बाद किया और मुझे पता है कि वो जलालुद्दीन है इसलिए आप उसका खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। 15 मई 2025 जो मेरी जानकारी है, शलम मणि इसको दुरुस्त करेंगे। और मैं कह रहा हूं पैनल पर किसी को लगता है कि मेरी ये जानकारी गलत है या फैक्ट में कुछ गलती है तो आप लोग दुरुस्त कर दीजिएगा। 15 मई 2025 तहसील उतरौला के न्यायालय ने पहली बार अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया था 1 सप्ताह के भीतर। 17 मई 2025 बेदखली का नोटिस जारी हुआ था। 26 मई 2025 दूसरा नोटिस जारी हुआ था जिसमें अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी गई। 6 जून 2025 तीसरा नोटिस जारी किया गया जिसमें फिर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। और आज कौन सी तारीख है, आज कौन सी तारीख है अखिलेश कटियार? 8 जुलाई। कितने महीने बीत गए? जून जुलाई, 2 महीने करीब करीब। अब शलम मणि, तो फिर यह सवाल क्यों ना पूछा जाए, अगर मेरी इन तारीखों में किसी को संशय हो, चूंकि मैंने भी नेट से ये निकाला है, अगर किसी को संशय हो तो वो दुरुस्त कर देगा अगर गलती लगे तो। शलम मणि, अगर इन तारीखों के हिसाब से पहले से प्रोसेस चल रहा था तो फिर भी समाजवादी पार्टी कह रही है बुलडोजर क्यों चला रहे हैं, ये आप एक वर्ग के खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, आपने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा कि बुलडोजर क्यों चला रहे हैं और साथ में ये भी कहा कि बिहार में जो अपराधी है उसकी हत्या क्यों की गई है। मैं समझता हूं कोई भी समझदार व्यक्ति होगा उसको ये पता होगा कि हत्या और मुठभेड़ यानी एनकाउंटर दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, बहुत ही जाबाज अफसर रहे हैं। एनकाउंटर तब होता है जब अपराधी पुलिस पर हमला करता है, पुलिस अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसको मौका देती है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। इसके बावजूद अगर अपराधी नहीं मानता है और पुलिस पर हमलावर ही रहता है, तब पुलिस अपनी जान बचाने के लिए जवाबी हमला करती है जिसमें अपराधी मारा जाता है। वो हत्या नहीं होती जिसको आप हत्या बता रहे, लेकिन मैं मजबूरी समझ सकता हूं। आप जरा देखिए जलालुद्दीन जो है कितना घृणित अपराधी है, कितना घिनौना उसने कृत्य किया है। जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ किस प्रकार का अपराध किया। और मुझे लगता है सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति बिना राजनीतिक लाभ हानि का सोचे बगैर उसके जब करतूत को जानेगा तो उस पर थूकेगा, उसकी लानत मलानत करेगा, उस पर कार्रवाई की मांग करेगा। लेकिन अकेली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दो ऐसे दल हैं जो ये देखते हैं पहले तो कार्रवाई किस पर हो रही है, गुनाहगार कौन है, अपराधी कौन है, ये देखने के बाद वो तय करते हैं कि हमारा स्टैंड क्या होगा। और क्योंकि जलालुद्दीन है, जो घिनौना काम किया वो जलालुद्दीन ने किया। वो एक पीर बाबा बनकर घूमता रहा, उसने टोपी लगा रखी है, उसने दाढ़ी बना रखी, दाढ़ी बढ़ा रखी है, तो लिहाजा समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में कूदेगी ही कूदेगी। और बिहार की जहां तक आपने बात की, अपराधी जो है उस अपराधी का एक राजनीतिक दल से जुड़े होने के नाम की बात सामने आ रही है। वो राजनीतिक दल कौन सा हो सकता है? जो विपक्ष में बैठा हुआ है, जो गुंडों को प्रश्रय देता है बिहार के भीतर। उनके जब नाम आने शुरू हुए तो यहां से बैठ के समाजवादी पार्टी के हमारे साथी ये कह रहे हैं कि उस अपराधी की हत्या नहीं होनी चाहिए। अरे साहब, हत्या नहीं हुई, मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुई है। उस एनकाउंटर में वो गीदड़ों की तरह मारा गया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता कि जहां सरकार की कार्रवाई की प्रशंसा होनी चाहिए कि जिसने बेटियों की कीमत लगाई, जिसने बहनों की कीमत लगाई, इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया बिना ये देखे कि क्या वो
वो क्या कर रहा है, और देश के साथ एक प्रकार का विश्वासघात किया। और आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि पासपोर्ट बन गया, तभी तो पकड़ में आया। आप जाइए ना, 2 पासपोर्ट बनवाइए। आप जैसे 2 पासपोर्ट बनवाएंगे वैसे एजेंसियों के रडार पे आप भी आ जाएंगे। एजेंसियों ने अपना काम बखूबी किया है। उसने जैसे ही अगला पासपोर्ट बनवाया है, एजेंसियों के रडार पे आया है, उसकी जगह की छानबीन हुई है, उसकी जो भूमिका है, उसकी क्या स्थिति है, क्या कार्य कर रहा है, उसकी। अब अखिलेश भाई कोई जवाब है? सलम मणि ने तो बहुत विस्तार से बता दिया, कुछ है जवाब इसका आपके पास? जी, मैं बिल्कुल जवाब है राकेश जी। सलम मणि साहब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बड़े भले आदमी, बहुत अच्छे से बात करते हैं। 3 बातें हैं। हमने किस जाति धर्म का है, इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है, मुझे लगता है आप इसे करेक्ट कर लेना चाहिए। हम किसी जात धर्म के आधार पे हम किसी का समर्थन या किसी का विरोध नहीं। अखिलेश भाई किस आधार पे विरोध कर रहे हैं? कृत्य के आधार पे। अरे किस आधार पे विरोध कर रहे हैं? मैंने तारीखें आपको बता दी कि किन किन तारीखों को नोटिस जारी हुआ, सरकार तहसील न्यायालय का क्या आदेश आया, ये भी मैंने आपको बता दी। फिर भी आप कह रहे हैं गलती हो गया, तो या तो गलती हो गया तो बताइए कैसे गलती हुआ, मैं सुन लेता हूं, देश भी जान ले सच्चाई। यहाँ बीजेपी सरकार ने बहुत गलत कर दिया। एक मिनट आप 1 मिनट दे दें। सलम मणि साहब ने यह नहीं बताया कि उसके 2 पासपोर्ट बने कैसे। ठीक, सलम मणि साहब ने यह नहीं बताया कि इसके पास 100 करोड़ के पैसे ट्रांजैक्शन हो गई। अरे तो हो रहा है अखिलेश भाई, सब आ रही है जानकारी। गोरख धंधा चलता। चलिए मैं विक्रम जी के पास जा रहा हूं। सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? ठीक है अखिलेश भाई, तो ये जो आप एक लाइन पर नहीं टिक रहे हैं ना। अब विक्रम जी एक मिनट रुक जाइए। अखिलेश भैया रुक जाइए, रुकिए। विक्रम जी, मई से ये मामला चल रहा था, मामला पहले से था, नोटिस भी था, बहुत सारी चीजें थी, फिर भी उसके बावजूद कहा जा रहा है कि नहीं बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। और उधर खेमका मर्डर का वेपन सप्लायर, उसका एनकाउंटर हो जाता है जबकि पुलिस पर गोली चला रहा था, तो कह रहे हैं कि हत्या हो गई है। राकेश जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, पुलिस का काम है अपना काम करना, लेकिन वर्तमान जो वार्तालाप मैंने सुना, केंद्र सरकार की गलती है, प्रदेश सरकार की गलती है, पुलिस विभाग की गलती है, लेकिन जमालुद्दीन पीर बाबा की कोई गलती नहीं है। बिहार में जिसका एनकाउंटर हुआ वो बेचारा, उसकी हत्या हो गई। आप ये अपने अंदर अंतर मंथन करें, आपकी मजबूरी क्या है कि आप हत्यारों और देशद्रोहियों के बगल में चट्टान की तरह खड़े हैं। आपकी मजबूरी क्या है? आपने राकेश जी सिलसिलेवार बताया, सारी नोटिसेस कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिस बेशर्म और नग्न इंसान की नाजायज अट्टालिका गिराई गई, जहां पे हर्ष के साथ पुलिस और प्रशासन को बधाई देना चाहिए था, तो बधाई तो छोड़ दीजिए, उसके पक्ष में खड़े होने का औचित्य क्या है? आप समझ लीजिए, देश देख रहा है, 12 बच्चियों का धर्मांतरण कराने के बाद 106 करोड़ रुपए मिडिल ईस्ट के भीख के टुकड़ों पे पलने वाले, जिसमें तुमने अपनी अट्टालिका बनाई है और उसके बेशर्मी के साथ तुम उसमें रह रहे हो। और पुलिस ने तो आज थोड़ा ही किया है, अभी तो तुम्हारे 40 अकाउंट में 106 करोड़ है वो भी जाएंगे, और जो पुणे में ली है जमीन वो भी ली है, और जो तुमने ऐसे अवांछनीय लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बना करके अपना साम्राज्य स्थापित किया है पुणे, मुंबई और उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में। और आगे आगे देखिए, बलरामपुर तो नेपाल सीमा से लगा हुआ है, और नकली करेंसी का भी जाल आपके सामने आएगा, क्रिप्टो करेंसी का भी आएगा। धर्मांतरण को लेकर के जो परत दर परत सामने आ रहे हैं, और बिहार में जो नृशंस हत्या हुई, आपने उसकी निंदा करना जरूरी नहीं समझा। पुलिस को बधाई छोड़ दीजिए, पुलिस को आप बधाई हमें दें या पुलिस को दें या ना दें, कम से कम मेरा परामर्श होगा, अपराधियों को साथ देना कर दे बंद। क्योंकि इसके ऊपर भी अभी तो सामने बात आ रही है, अभी ये भी पता लगेगा कि ये जमालुद्दीन कितने और किस प्रकार के राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और जजों के साथ इसके संपर्क। नहीं, ये बात आ रही है। अनिल राजभर जो कि मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि किसी नेता का भी नाम आ रहा है, किसी मंत्री का भी पहले शायद रह चुके हैं, क्या है बहुत जानकारी तो उन्होंने नहीं दी है, उसका इंतजार पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मंत्री का वो जिक्र कर रहे हैं। अब शलभ भाई बता पाएंगे, पता नहीं अभी जांच के क्रम में कितनी उनको जानकारी, कितना बता पाएंगे नहीं, लेकिन शादाब, आपको लग रहा है कि जलालुद्दीन पर ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये ठीक हुआ है या गलती हुआ है? इसके बाद बादशाह भाई आपके पास आऊंगा। नहीं, अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत के अनुसार, आदेश अनुसार कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित वो एक होना चाहिए। दूसरी चीज, सवाल में चिंता मुझे इस बात की है कि 7 साल से प्रदेश में और एवं 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज भी अवैध पासपोर्ट बन रहे हैं, नेपाल से या दूसरे देशों से फंडिंग आ रही है।
हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी नाकाम है हिंदू बेटियों की सुरक्षा के लिए। इसीलिए हमने कहा कि अब जब हमारी सरकार आएगी 2027 से, मुझे विश्वास है एमआईएम की सरकार होगी, तो कोई हिंदू बेटियों के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत नहीं कर सकेगा, अत्याचार नहीं कर सकेगा। कोई कैसे रेट लगा सकता है किसी बेटी के? और इसीलिए हम कहते हैं हर घंटे उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। यह सरकार की नाकामी है, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए कि आखिर उनके नाक के नीचे इस तरह के अड्डे चल रहे हैं और वो खामोश हैं। दूसरी चीज, बिहार के संबंध में अगर नहीं शादाब भाई एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक तो आप कह रहे हैं 27 में आपकी सरकार आएगी, ये दावा कम से कम समाजवादी पार्टी करे तो फिर भी समझ में आता है। यूपी में आपकी राजनीतिक पैठ इतनी मजबूत तो नहीं मुझे कम से कम दिखाई देती है, और कोई भी राजनीति का जानकार तो नहीं बता पाएगा कि 27 में आप चुनाव लड़ेंगे, सरकार बना लेंगे। तो थोड़ा सा आप मेरी इस बात पर आप खुद हंस रहे हैं, विक्रम सर भी हंस रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं सभी हंस रहे हैं। अब आपका सपा के साथ या किसी के साथ गठबंधन हो और उस गठबंधन के साथ आप सत्ता में आने का दावा कर रहे हो तो वो अलग बात है, हिडन कोई बातचीत चल रही हो तो, लेकिन आप कहें कि 27 में मतलब गजब स्थिति है। सुनिए राकेश भाई, 1984 में बीजेपी के पास 2 सांसद हुआ करते थे, आज वो पूरे देश के बहुत सारे हिस्से पे राज कर रही है देश में। तो हम प्रयास कर रहे हैं, और हम अगर सरकार में रहेंगे ना तो कानून व्यवस्था को, अरे भाई 80 के दशक और इधर 25 में आ गए, आप कहां से क्या तुलना कर रहे हैं? कितने विधायक आपके यूपी में हैं? आपको ये चिंता है कि मैंने न्याय की बात कैसे कर नहीं मुझे ये चिंता नहीं है। आपको तो मेरा मैं कह रहा हूं कम से कम दावा ऐसा करिए शादाब भाई, दावा ऐसा करिए कि लोगों के गले उतरे। आप बिल्कुल न्याय की बात करिए, कोई भी न्याय की बात करेगा उसके साथ है। भाई आप न्याय की बात कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं आपकी सरकार आनी चाहिए, आपको मेरा सहयोग करना चाहिए। मैं सहयोग मांग रहा हूं विक्रम जी से, राकेश पांडे मेरे भाई से, कि एमआईएम की सरकार बनवाइए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त कराइए, अपराधियों पर लगाम। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा शादाब भाई, आपने कहा कि सरकार खामोश है, और अगर खामोश रहती तो जलालुद्दीन का रैकेट सामने कैसे आ जाता, मुझे ये समझा दीजिए। अरे 7 साल में उसके पासपोर्ट बन गए, 100 करोड़। अरे तो बिना जांच के इतना बड़ा महल बन गया। नहीं मतलब इतनी नहीं है शादाब भाई, मतलब मई से मामला चल रहा था, आज जाकर बुलडोजर चल गया, तब तो बवाल हो रहा है कि हाय रे बुलडोजर क्यों चला दिया। सरकार टारगेट कर रही है, अदालत के, आप चाह रहे हैं एक दिन में हो जाए। क्या आपत्ति है? अदालत का आदेश के अनुसार अगर कोई कार्य किया जाएगा उस पर फिर अगर मगर चलिए बादशाह न्यायपालिका को करना होगा, ये जिम्मेदारी। अच्छा चलिए शलम मणि जुड़ गया, मैं उनके साथ जा रहा हूं। शलम मणि 2 मिनट के लिए आप नहीं थे, शादाब चौहान कह रहे हैं कि मनाइए कि 27 में एमआईएम की सरकार आ जाए तो वो हक में आवाज बुलंद करेंगे। खैर इनका दावा सपा करे आप लोग करें फिर भी समझ में आता है, खैर उसकी बात, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप लोग खामोश बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी। शलभ जी आपसे सवाल था। जी दोबारा एक बार पूछ लीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि आप 2 मिनट के लिए नहीं थे, इधर शादाब चौहान कह रहे हैं कि मनाइए कि 27 में एमआईएम की सरकार आ जाए तब असल में न्याय होगा उत्तर प्रदेश में। नहीं, न्याय तो कौन करता है कौन अन्याय करता है वो सारा देश देख रहा है। शादाब चौहान माने ना माने, आज जो खुलासा सामने आ रहा है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिस प्रकार से इतना जहर घोलने का काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है सबको पता है। और 27 में इस प्रदेश की जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। 2017 में भी यही कहा गया था, 2022 में भी यही कहा गया था, और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। आज हम जब चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए लखनऊ में बहुत पॉश इलाका है डालीबाग, वहां पर कल गरीबों के लिए फ्लैट का आवंटन होने जा रहा है। और किसकी प्रॉपर्टी पे हो रहा है? मुख्तार अंसारी ने जिस प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा था उसको माननीय योगी जी की सरकार ने उसको नेस्तनाबूद किया, और गरीबों के लिए आवास वहां बटेंगे। प्रयाग में आपको पता है अतीक अहमद ने जहां पर कब्जा किया था वहां पर भी डिमोलिशन हुआ था, वहां पर भी गरीबों के लिए, वकीलों के लिए, पत्रकारों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए आवास किए गए। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी, और आज इसीलिए बहुत सारे लोग बिलबिला रहे हैं, क्योंकि आज इस बाबा पर कार्रवाई हो रही है, जो पीर बाबा है, जिसने बहनों की इज्जत नीलाम की, जिसने बेटियों की इज्जत नीलाम की, उनके रेट तय किए। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा जब चर्चा कर रहे हैं, ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। जिस प्रकार की कार्रवाई प्रयागराज में हुई, कुछ लोग मिट्टी में मिलाए गए, जिस प्रकार की कार्रवाई गाजीपुर मऊ में हुई, कुछ लोग मिट्टी में मिलाए गए, उसी प्रकार की कार्रवाई आप देखिए आज बलरामपुर में हो रही है, और नजीर बनने वाली कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जाएगी। चलो भाई बादशाह जी 1 मिनट और दीजिएगा, शादाब लगातार इशारा कर रहे हैं, सुन लीजिए, उसको रिप्लाई कर दीजिए, फिर बादशाह आलम के पास जा रहा हूं।
शलभ भाई ने कहा कि कुछ लोग इलाहाबाद में, प्रयागराज में, कुछ लोग मऊ में मिट्टी में मिलाए गए, तो उनका नाम भी बता दीजिए और ये बात बता दीजिए कि सरकार ने किसी को मिट्टी में मिलाया था, उनका नाम भी बता दीजिए। आप बड़े गर्व से कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है शलभ भाई, क्या हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं है? 7 साल में आपकी सरकार है, फर्जी पासपोर्ट बनते हैं, विदेश से फंडिंग होती है, उसका महल बन जाता है। अरे इसीलिए हमने कहा हमारी सरकार होगी तो हिंदू बेटियों पे वो अत्याचार नहीं होगा। हर घंटे महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन को करने में नाकाम रही है। आप अपनी नाकामी पर माफी मांगिए। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए शलभ जी। शादाब भाई, आप हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों के साथ खड़े होते रहिए और हम उनके साथ खड़े होते रहेंगे जो इन अत्याचार करने वालों को मिट्टी में मिलाते हैं। और आप कह रहे हैं नाम पूछने की बात है, तो नाम बताने की जरूरत नहीं है। आप भी अंदर तक पहुंच चुके हैं, अंदर तक जान चुके हैं कि किसको मिट्टी में मिलाया गया। और उत्तर प्रदेश और देश की जनता भी जानती है कि प्रयागराज में डंके की चोट पर किसको मिट्टी में मिलाया गया, मऊ गाजीपुर में किसको डंके की चोट पर मिट्टी में मिलाया गया, और बलरामपुर में भी। सुन लीजिए शादाब भाई, सुन लीजिए। और आज बलरामपुर में भी किसको सुन लीजिए, बलरामपुर में भी डंके की चोट पे किसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, ये देश और प्रदेश की जनता जानती है। उत्तर प्रदेश है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और आप चिंतित मत हो, बहन बेटियों के आबरू पर जो हाथ डालते हैं उनका वाकई सामना उनका जहन्नम में होता है। वो जन्नत नहीं जाते, जहन्नम में उनको जाना पड़ता है, उनको जाकर भोगना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था है। और आप तो हर बार आए हैं, जब कोई एनकाउंटर हुआ, कोई अपराधी मारा गया, तब भी आप बार बार आए, जब कोई गुनाहगार पे कार्रवाई होती है तब भी आप आते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप अत्याचार करने वालों के साथ खड़े होइए, हम उनको मिट्टी में मिलाने वालों के साथ खड़े हैं। और गर्व की बात आपने की, बिल्कुल गर्व है। इसी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 400 दंगे होते थे। शादाब भाई, आपको भी याद होगा, 400 दंगे होते थे। और मुजफ्फरनगर में 2 भाई गए थे, गौरव और सचिन, दोनों जाट समाज से आते थे, अपनी बहन की इज्जत बचाने गए थे। और वहां पे चरमपंथियों ने किस प्रकार से दोनों को लिंच किया था। 400 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। मुजफ्फरनगर में जाट भाई, दलित अनुसूचित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग किस प्रकार से। मैं आ रहा हूं इस पर, मैं आ रहा हूं। परिवेश बदल चुका है। शलभ मणि और शादाब चौहान, मैं आ रहा हूं इस पर। अब थोड़ा बादशाह आलम को आने दीजिए और थोड़ा सा बिहार का रुख कर लेते हैं। योगी मॉडल चल गया, पुलिस पर गोली चला रहा था तो भी एनकाउंटर हो रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत है। अभी तक कह रहे थे पुलिस कर क्या रही है, पुलिस ने घेरा, पकड़ा, गोली चलाया, मार दिया, तो भी आपको दिक्कत है। देखिए राकेश भाई, आ रही आवाज मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, ये अपराधी का जो है ना, कोई धर्म नहीं होता, और अपराधी धर्म से ही बिलोंग करता है। हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए बादशाह आलम। और ये वीडियो अच्छा, कुछ तकनीकी दिक्कत है, जरा इनको एक बार डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से जोड़िए बादशाह आलम को। जैसे आ जाए बताइए, फिर उसके बाद मैं दोबारा इनके पास जाता हूं। लेकिन विक्रम जी, एक सवाल है जो बात शलभ मणि कह रहे हैं, 2 पासपोर्ट बन गए, नोटिस पहले से था अवैध निर्माण का, उस पर बुलडोजर चल रहा है तो भी दिक्कत हो रही है। इधर कहा जा रहा है सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता है, तो पुलिस करे क्या? अगर सामने से वेपन सप्लायर कितना भी बड़ा अपराधी गोली चला रहा है तो पुलिस क्या करे, हार लेकर जाए? देखिए, ये लोग हमारे राजनीतिक मित्र कभी कभी जो वास्तविकता होती है कानून के इस पहलू पे नहीं जाते हैं। ये एनकाउंटर जो होते हैं कानून की परिधि में रहते हैं और हम उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की अपनी या किसी और की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग करके अपने आप को या किसी और को बचाना। पुरानी आईपीसी में धारा 96 से लेकर धारा 106, वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 34 से लेकर 44, इसके अंतर्गत न्यूनतम बल प्रयोग, और जिसका तकिया कलाम केस डायरी में आता है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया गया। मुनासिब चोट, गैर मुनासिब चोट नहीं, और वो मिनिमम होती है। तो मैं अब नहीं समझता हूं कि आप क्या चाहते हैं कि हम ही मारे जाएं। पुलिस मुठभेड़ में गोली दोनों तरफ से चलती है, पुलिसकर्मी शहीद होते हैं। एसटीएफ का एक ऑफिसर अभी गुड़गांव के अस्पताल में शहीद हुआ, उसकी मौत हुई। और ये कह देना कि साहब केवल ये स्टेज मैनेज्ड होता है, ऑर्केस्ट्रेटेड होता है, वो सत्य से बिल्कुल परे होता है। अपराधी है, पुलिसकर्मी ट्रेंड है फायरिंग के लिए, नाइट फायरिंग के लिए, डे फायरिंग के लिए, कंट्रोल फायरिंग के लिए, और कानून की परिधि में रहते हुए। और आपको छूट है, अगर आप समझते हैं कि पुलिस ने अपने अतिक्रमण किया अधिकारों का, आप उसके ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं तो, और ऐसे कितने मुकदमे मेरे ऊपर भी लिखवाए गए थे, सब फर्जी थे, और मैं बेदाग आपके सामने बैठा हूं। तो राकेश जी, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। अगर आपको जरा सा भी शको शुबा हो, मैं कहूंगा आपसे कि शको शुबा अपने दिल में समेट के मत रखिए।
हमारे खिलाफ एफआईआर लिखाइए, और अगर उसकी सच्चाई में जरा भी बुनियाद होगी तो उसमें जरूर पुलिस वालों को जो मुलव्विस थे किसी शादाब गलत चौहान काम जो में, बातें कह रहे हैं उनको सजा विक्रम जी, मिलेगी। लेकिन तो इतने फर्जी सारे मुकदमा प्रावधान है, लिखाएंगे, उसके तो बावजूद फर्जी क्या मुकदमा लिखाने के लिए तो हत्या हो गई, उसके बावजूद क्या तो सत्य का एनकाउंटर हो गया, उसके बावजूद क्या बुलडोजर क्यों चला दिया? भाई नियम के खिलाफ है तो जाइए कोर्ट में घसीट लीजिए ना, कितने मामले आज तक गलत साबित कर पाए? नहीं, विक्रम जी बहुत सम्मानित है और वो बिल्कुल उन्होंने सच कहा है कि भारत के संविधान ने जो है पुलिस को सुप्रीम नहीं बनाया है। अगर पुलिस कोई गलती करती है, कोई भी इस तरह के तथ्य है, तो उस पर अदालत आप जा सकते हैं, और बहुत से केसेस में पुलिस वालों को बरी किया गया है, जैसे आपको डीजीपी साहब ने खुद कहा, और कई केसेस ऐसे हैं जहां फेक एनकाउंटर की वजह से उनको सजा भी दी गई है। भारतीय न्यायपालिका पे सबको विश्वास होना चाहिए। बात है एनकाउंटर की, पहला जो लक्ष्य होता है पुलिस का, वो ये होता है कि अपराधी को जिंदा पकड़ा जाए, जिससे कि उसके असली जो गैंग है वहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि खेमका जी की हत्या के पीछे एक बहुत ही सुनियोजित साजिश है। जहां वो रहते हैं, जिस प्रकार के वो कारोबारी हैं, वो पूरी जांच होनी चाहिए कि कौन सुपारी किलर है, कौन किस प्रकार की घटना कर रहा है, जो कानून नहीं शादाब भाई एक बात बताइए, ये जो एनकाउंटर हुआ बिहार में खेमका मर्डर केस में, जो वेपन सप्लायर था वो पुलिस पर गोली चला रहा था, आपके हिसाब से पुलिस को क्या करना चाहिए था? अभी डीजीपी साहब ने एक शब्द का प्रयोग किया कि मिनिमम जितना भी हम लोग उसको नुकसान पहुंचा, क्या मिनिमम आपके हिसाब से होता है? क्या मिनिमम आपके हिसाब से होता है? पुलिस गोली चलाएगी कि नहीं चलाएगी, मुझे एक बात बताइए। अगर प्रतीत होता है कि वहां वो हमला कर रहा है, पुलिस वालों की जान जा सकती है, तो सुरक्षा के लिए चलाना चाहिए। तो बात खत्म, फिर आपको इसलिए नहीं दी, बात खत्म। प्रक्रिया है, हर एनकाउंटर के बाद उसकी जांच भी होती है शादाब चौहान, हर एनकाउंटर के बाद उसकी जांच भी होती है कि एनकाउंटर ठीक था कि नहीं ठीक था, फेक था या सही था। तो आप बताइए ना, मुझे लिस्ट में बताइए, योगी सरकार में जितने एनकाउंटर हुए, या योगी मॉडल पर मैं कह देता हूं जितने एनकाउंटर हुए कितने फेक हुए, मुझे लिस्ट बताइए। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपसे वही बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनकाउंटर्स हुए, क्या शाहजहांपुर के एनकाउंटर में उनको सजा नहीं हुई जो फेक एनकाउंटर था? अगर एनकाउंटर ओरिजिनल है उससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर फेक एनकाउंटर कोई करता है, न्यायपालिका उधर भी न्याय करती है। न्यायपालिका सर्वोपरि है, हमको न्यायपालिका पर विश्वास है। पुलिस अगर कोई किसी अपराधी को पकड़ती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलिस का काम अच्छा, बादशाह आलम आ गए। बादशाह आलम बताइए भाई, पुलिस गोली चला, सुनिए, विकास जो है गोली चला रहा था, एक विकास यूपी में भी गया था, ऐसे ही गोली पुलिस पर चला रहा था, एक विकास उधर चला गया, फिर आप कह रहे हैं सत्य का एनकाउंटर हो गया। नहीं देखिए, हम ये इनकाउंटर हुआ कि पुलिस पर उसने गोली चलाई, हम इस पर नहीं जा रहे हैं। क्यों? मतलब इस तरह के घटनाएं आए दिन जो है कितनी हो रही हैं यूपी में और बिहार के अंदर। अभी बिहार के आप बात कर रहे थे, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है कि अपराधी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, उनको किसी का डर नहीं है, न पुलिस का डर है, न सरकार का डर है। और ये अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है, वो अपराधी होते हैं। वो किसी भी नाम, उनका कोई भी जलालुद्दीन भी हो सकता है, खेमका भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। तो इस पर हम लोगों को नहीं, जलालुद्दीन और खेमका को आपने एक तराजू में तोल दिया। नहीं, मैं मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि तो नाम तो सही लीजिए, मतलब खेमका आपकी नजर में अपराधी थे, क्या बात है बादशाह आलम? मतलब आपके नेता उनके घर तक चले गए, जिस तरीके से उनका मर्डर हुआ, और आप कह रहे हैं कि खेमका हो चाहे जलालुद्दीन हो, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। गोडसे का नाम लेना चाहिए। राकेश भाई, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि अपराधियों के नाम देख के और पुलिस एक्शन में आती है, ये सरकार उसके अकॉर्डिंग अपना काम करती है। अब आपके हम लोगों के पैनल में देखिए कितने सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं, विक्रम जी, इनके साथ मैं डिबेट में भी बैठ चुका हूं, और बिरले ऐसे ऑफिसर मिलते हैं। तो यूपी में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्या हाल है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अच्छा, इस वजह से इस तरह अपराधी घूम रहे हैं। अब उस बहस पर हम लोगों को जाना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये कैसे दुरुस्त हो। तो हम लोग अपराधियों के ऊपर ही चर्चा शुरू कर देते हैं। भाई, अगर पुलिस मुस्तैद होती, अगर सरकार का खौफ होता अपराधियों के अंदर, तो कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करता। बाकी रही बात यह कि कानूनी प्रक्रिया में अगर कोई भी चीज आती है तो उसको, अरे तो प्रक्रिया का ही तो पालन हुआ। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं सत्य का एनकाउंटर हो गया, शलम बड़ी बार बार लॉ एंड ऑर्डर पर घेर रहे हैं आपको, कह रहे हैं बिहार में तो फिर भी बहुत सारी घटनाएं हो गई, कह रहे हैं यूपी में भी वही हाल है। अरे कल ही सीवान में 3 मार दिए गए। अब देखिए, अभी कह रहे हैं कि अपराधी अभी कह रहे हैं कि अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं, और चर्चा किस पे कर रहे हैं? बिहार में अपराधी के मारे जाने पर। दुखी किस पर हो रहे हैं? बिहार में अपराधी के मारे जाने पर।
तो कौन सच बोल रहा है ये तो आपके सामने नजर आ रहा है कि छुट्टा घूम नहीं रहे बल्कि मारे जा रहे हैं। यूपी हो या बिहार, दोनों जगहों पे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, अपराधियों के लिए किनके दिल में जगह है वो उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं, बिहार के लोग भी जानते हैं कि जब जब अपराधी मारा जाता है, जब जब अपराधी पर कोई कार्रवाई होती है या जब जब अपराधी के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिलबिलाते हैं और बिहार के भीतर आरजेडी बिलबिलाती है। खेमका जी के मर्डर में कौन से दल का नाम आ रहा है ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। बिहार के कौन से दल के लोग शामिल है ये भी पता है। जो शूटर हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने हथियार मुहैया कराए, उनकी प्रतिबद्धता कौन से दल में थी और कौन सा दल उनको प्रोटेक्ट करता था ये भी सबको पता है। आज नीतीश जी की सरकार, नीतीश जी के नेतृत्व में वहां पे जो सरकार कार्रवाई कर रही है तो सबसे ज्यादा बिलबिला कौन रहा है? आम लोग तो खुश हैं कि खेमका जी के जो हत्यारे थे वो मारे गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आम लोगों को लग रहा है कि नहीं न्याय हो रहा है। लेकिन आरजेडी को तकलीफ है, कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है। तो आप इससे समझ जाइए कि खेमका जी के अपराधी कौन से दल के भीतर पलते थे, कौन सा दल उनको समर्थन करता था। क्यों? क्योंकि बिहार का हर व्यक्ति इस बात को लेकर आज संतुष्ट है कि गोपाल खेमका के अपराधी को सही सजा मिली है। उसने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने उसको मार गिराया। लेकिन अगर कोई दुखी है गोपाल खेमका के हत्यारे के मरने पर तो आरजेडी दुखी है, कांग्रेस पार्टी दुखी है। इससे इनका चरित्र पता चलता है। और रही बात, अभी विक्रम सिंह साहब ने बहुत अच्छे से बताया, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में माहौल ये था राकेश भाई कि डिप्टी एसपी को जीप की बोनट पर बैठाकर हजरतगंज चौराहे पे गोल गोल घुमा दिया जाता था। बरेली के भीतर मनोज मिश्रा एक सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने गो तस्करों को रोकने का प्रयास किया तो गो तस्करों ने दिन दहाड़े उनको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस वाले मारे जाते थे और पुलिस को छूट नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस को छूट नहीं थी। विक्रम सिंह साहब से आप पूछेंगे तो बताएंगे, विक्रम सिंह साहब के ऊपर मुकदमा हुआ, मैं बताता हूं, खुद तो नहीं बताएंगे, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। विक्रम सिंह साहब पे मुकदमा किस बात का हुआ? 2 हार्डकोर आतंकवादी, उनको पुलिस वैन में लेके जाया जा रहा था, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको लू लगी, उनकी मौत हो गई, मर गए, बीमारी से मर गए लू लगने से। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने विक्रम सिंह साहब पे मुकदमा दर्ज कर दिया हत्या का, 302 का। जिन अफसर की तारीफ हर कोई करता है, विक्रम सिंह साहब जाबाज अफसर रहे हैं। इन्होंने ठीक है, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया शलभ भाई और कहा कि बाद में वो बेदाग साबित भी हुए और यही कहा किसी को लग रहा है गलत हो रहा है तो कम से कम वो केस ही कर दे पुलिस वालों पर।